हाय एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है, हम लोग इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है हिस्ट्री, वहीं से हमने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में जो है वो हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी जो हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। ठीक है, और आधुनिक भारत में भी हमने 2-3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैसूर। तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। आज का क्या टॉपिक है हमारा? अंग्रेजों के मैसूर के साथ कैसे संबंध थे। ठीक है, तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, वह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। मतलब कि उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और उसके साथ ही वह जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू की मृत्यु कब हुई? चौथा जब एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था उस दौरान 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध मैंने आप लोगों को बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। अब इसमें ऊपर जो ये प्रमुख युद्ध वर्ष और गवर्नर जनरल दे रखे हैं, हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? पहले मैसूर युद्ध का टाइम क्या था? 1767 से 1769। 1767 से 1769। ठीक है, गवर्नर जनरल इस टाइम पे कोई नहीं था। दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? 1787 से 1784 में। दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 तक। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था? तीसरे मैसूर युद्ध की टाइमिंग क्या थी? 1790 में शुरू हुआ था और 1792 में खत्म हो गया, मतलब 1790 से लेकर 1792 तक। ठीक है, कॉर्नवालिस जो था वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। चौथा मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में प्रारंभ हुआ। चौथा मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1799 में। और इस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। 1799 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अब महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी हुई थी, मतलब कि जो ये मैसूर युद्ध हुए थे ना, तो ये मैसूर युद्ध समाप्त जब हुए तो वो किन संधियों के साथ समाप्त हुए थे, है ना? तो पहला मैसूर युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के साथ। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। कब हुई थी? 1769 ईस्वी में। दूसरा मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ? मंगलूर की संधि के साथ। पहला हुआ मद्रास की संधि के साथ 1769 में, दूसरा हुआ मंगलूर की संधि के साथ 1784 में। ठीक है, और तीसरा जो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला मैसूर युद्ध किसकी संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से 1769 ईस्वी में। दूसरा मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलूर की संधि के साथ 1784 ईस्वी में। और तीसरा मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 ईस्वी में। ठीक है, नोट मैंने पढ़ाई दिया है। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखना। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? सन 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को भी पराजित किया था। जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली की सेना वाली फ्रांसीसी सेना को भी पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट सिख एवं अंग्रेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सिख एवं अंग्रेज। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक को। मतलब कि सिख संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है, गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। जिन्होंने गुरु नानक ने जो संप्रदाय स्थापित किया था उसको माना, वो कौन कहलाए? सिख कहलाए। ठीक है, ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। जो गुरु नानक थे वो बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, ये समकालीन वाले क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से गुरु किस राजा के समकालीन थे या कौन सा राजा किस गुरु के समय में था। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा इसको। तो जो गुरु नानक थे वो किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ।
गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना करवाई। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो गुरुद्वारे में अभी लंगर चलता है ना, मतलब हर टाइम फ्री खाना, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और आप किसी भी समय अगर कभी भी गुरुद्वारे में चले जाएंगे तो वहाँ पे फ्री खाना बट रहा होता है हमेशा। तो वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? उसकी जो शुरुआत की थी वो गुरु नानक जी ने ही की थी। ठीक है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। संगत का मतलब धर्मशाला और पंगत का मतलब लंगर, है ना, स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां पे वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु नानक की सन 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 1552 सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद सन 1539 से 1552 तक सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? गुरु अंगद का लहना था, है ना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। इन्होंने नानक के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि जो गुरुमुखी लिपि है उसका जो प्रारंभ है वो किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। ठीक है। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो गुरु अंगद ने किया था, ना कि गुरु नानक ने। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास थे। आप सबसे पहले सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। सिखों के दूसरे गुरु थे जिनका नाम लहना था, गुरु अंगद। ठीक है। और सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? गुरु अमरदास। इनका समय क्या था? 1552 से 1574 तक। ठीक है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं में पृथक होने वाले कई कार्य किए। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, मतलब जो काम हिंदू धर्म में नहीं होते हैं वो इन्होंने किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया, मतलब कि हिंदुओं में जिस तरीके से विवाह संपन्न होता है तो इन्होंने क्या किया कि सिखों में विवाह की जो पद्धति है उसको अलग तरीके से प्रचलित किया। सिखों में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे हिंदुओं में जैसे विवाह होता है, जैसे अग्नि के फेरे लेके, उस तरीके से विवाह नहीं होता है। इनके यहाँ पे क्या होता है? गुरुद्वारे में जो इनका जो ग्रंथ होता है उसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। जो फेरे होते हैं वो उसके चारों तरफ से फेरे होते हैं, तब जाके इनके यहाँ पे विवाह संपन्न होता है। उस विवाह पद्धति को क्या कहा जाता है? लवन कहा जाता है ना। ये लवन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब ऐसे दिया होता है कि लवन क्या है, तब उसमें 4 नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ये भी दिया होता है सिखों की विवाह पद्धति। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सिखों की विवाह पद्धति को लवन कहा जाता है। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीवी भानी को गांव दान में दिए। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु की पुत्री बीवी भानी को कई गांव दान में दिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने कौन से गुरु थे जिन्हें भूमि दान में दी थी? तो गुरु अमरदास को अकबर ने भूमि दान में दी थी, है ना। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीवी के पति रामदास सन 1574 से 81 सिखों के चौथे गुरु हुए। जो मतलब जो अमरदास की जो पुत्री थी ना, उनके जो पति थे रामदास, वो सिखों के चौथे गुरु हुए, है ना। अकबर ने बीवी मानी को 500 बीघा भूमि दी थी। अकबर ने बीवी मानी को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। ठीक है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। मतलब कि जो गुरु रामदास थे उन्होंने क्या किया कि गुरु का जो पद हुआ उसे पैतृक कर दिया, मतलब गुरु का बेटा ही गुरु बनेगा। पैतृक का मतलब ये हो गया। ठीक है। अब गुरु अर्जुन देव का जो समय था वो क्या था? 1581 से 1605। गुरु अर्जुन देव का समय क्या था? 1581 से 1605। और गुरु अर्जुन जो हुए वो सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर के जलाशय के मध्य में ही हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद, इनका जो समय काल था वो था 1606 से 1645 ईस्वी में हुए। सिखों के छठवें गुरु कौन हुए?
गुरु हरगोविंद, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की, है ना। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय हुए। सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? गुरु हर राय हुए। 1645 से 1661 जो है वो इनका समयकाल था। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय हुए। इनका जो समयकाल था वो 1645 से 1661 था और इनसे दारा शिकोह जो है वो मिलने के लिए आया था, तो इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन हुए। इनका जो समयकाल है वो 1661 से लेकर 1664 तक हुआ। सिखों के 8वें गुरु कौन से हुए? गुरु हरकिशन हुए। 1661 से लेकर 1664 तक इनका समयकाल था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चेचक से हो गई थी। मतलब कि जो गुरु हरकिशन थे, सिखों के 8वें गुरु, इन्हें चेचक हो गया था, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? गुरु तेग बहादुर हुए और इनका जो समयकाल था वो क्या था? 1664 से 1675 था। गुरु तेग बहादुर का जो समयकाल था वो क्या था? 1664 से 1675 तक, है ना। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, है ना। और गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने अपने को क्या कहा? सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए पांच ककार अनिवार्य किया। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। अब वो 5 ककार क्या थे जिसे इन्होंने अनिवार्य किया? प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा तथा कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। और अनुमति दी कि सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या था? आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पावोता थी, है ना। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का ही कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी थी, है ना। नेक्स्ट, बंदा बहादुर इसका जन्म सन 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम जो है वो लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनके जो पिता थे वो रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। बंदा का उद्देश्य जो था वो क्या था? पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था और इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। भी कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। शाहदरा कलगड़ी
के नाम से विख्यात है। सादरा कलगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा जाता था। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। मिसल जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो है वो समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1700 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1700 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 व 99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1798 एवं 99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 15 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीनुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्लन सिख युद्ध 1845 व 46 ईस्वी में प्रथम आंग्लन सिख युद्ध 1845 एवं 46 ईस्वी में एक द्वितीय आंग्लन सिख युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। दूसरी भैरोयाल की संधि जो 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षक हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। और द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई थिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चेनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। वो बहुत बुरे तरीके से पराजित हुए थे। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की